अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कहना है अपने। हाँ, वो गेट बंद कर जाना। वो जो असामा के खुद को शुक्रिया कहने के इंतज़ार में थी। ओस की बात सुनकर वो इंतज़ार ही रहा चुका था। असामा के कहने पर वो दरवाज़ा बंद करती वहाँ से जा चुकी थी। वो ये किया करने वाला था। क्या वो एक बार फिर किसी से उम्मीदें वाबस्ता करने लगा था। ओस ने खुद को ऐसे पर्दों में बंद कर लिया था कि कोई उनको चाहकर भी पार नहीं कर सकता था। क्या वो इसके गिर्द फैले पर्दों को चाक करने की ताकत रखती थी। वो किसी खोली किताब की तरह बन चुका था जिस पर से हर्फ मिटा दिए गए हों। कोई भी उन सफ़ों को खोल कर देख सकता था लेकिन पढ़ नहीं सकता था। उस किताब का हर पन्ना सपाट था, बिल्कुल खाली, जैसे हर तहरीर सफ़ों ने अपने अंदर जज्ब कर ली हो। वफ़ा के कैद खानों में सज़ाएँ कब बदलती है। बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कब बदलती हैं। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। अमार भाई। अभी ऐमन स्कूल के गेट से बाहर निकली ही थी कि अमार को कार से टेक लगाए खड़ा देख वो काफ़ी हैरान हुई थी। अमार का आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, बल्कि असामा का नामौजूद होना ऐमन के लिए ज़्यादा हैरान कुन वाक़या था। जब से असामा ने ओसी लेने आना शुरू किया था, ओसी याद नहीं पड़ता इसके बाद वो एक दिन भी गैर हाजिर रहा हो। वो ओस से पहले ही ओस के इंतज़ार में खड़ा मिलता था। अस्सलामु अलैकुम। ऐमन को स्कूल के गेट से बाहर निकलते देख अमार अपनी ग्लासेस ठीक करता इसके पास पहुंचा था। वालेकुम अस्सलाम। अमार के सलाम करने पर ऐमन ने काफ़ी सुस्त रवि से जवाब दिया था। कुछ देर पहले की गर्मजोशी अब कहीं खूंदने से भी नहीं मिलनी थी। वो जो इंतहा की पुरजोश थी असामा को मौजूद ना पाकर, उसका अंदाज अब काफ़ी बुझा बुझा सा हो गया था। क्या हुआ, खैरियत है आज इतनी खामोश। वो भी तुम दी ग्रेट अमार हसन अहमर की बहन, जो एक बार अगर बोलना शुरू करे तो लोग अपने आप को हवाओं में महसूस करने लगे, और अगर चाही तो अपने लफ्ज़ों के इस्तेमाल से ही उन्हें रेगिस्तानों की तपती धूप में पहुंचाकर उनके पसीने छुड़वा दे। यानी मेरी बहन उर्फ अफलातून का दूसरा वर्जन पूरे 15 मिनट से चुप है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कुछ तो कह दे, मगर इस मामले में वो काफ़ी ढीठ साबित हुई थी। मजाल है जो उस लड़की ने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला हो। ऐमन यार कुछ तो बोल लो। जब से तुम्हें पियक किया है मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज सुनने के लिए। वो यूं चुपचाप मुंह लटकाए बैठी ओसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने शायद किस्म खाई थी ना बोलने की। ऐमन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अमार ने रुख मोड़ते हुए उसकी जानिब देखते इस बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में ओसी मुखातिब किया था। अमार भाई घर कब आएगा। वो जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी, आखिरकार अपने चुप रहने का रोज़ा ख़त्म कर ही चुकी थी। शुक्र है ना बोलने की किस्म तो तोड़ी। बस थोड़ी देर और गुड़िया पहुंचने ही वाले हैं अब। अमार भाई एक बात बताएं। पूछो अमार के नून स्टाप इससे बातें करने पर अब जाकर इसका मूड कुछ बेहतर हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है मामा बाबा अल्लाह मियाँ के पास से बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए। वो जो ऐमन की तरफ से किसी बेतुके सवाल की उम्मीद कर रहा था। ऐमन के इतना हसास और गहरा सवाल पूछने पर ओसी काफ़ी बड़ा झटका लगा था। साथ ही अमार ने गाड़ी साइड करते ब्रेक लगाया था। अब वो चारा घुमाए पूरी तरह से ऐमन की जानिब मुतवज्जे था। वो हर वक्त अपनी मस्तिंग में गुम रहने वाली लड़की अंदर से इतनी ही हसास थी, मगर उस बात का शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाता। अमार ने उसकी जानिब पर सोच अंदाज में देखा था। वो आम दिनों के मुकाबले ओसी आज उदास सी लग रही थी। वो चाहता तो ओसी डांट भी सकता था कि आइंदा वो भूल कर भी ऐसा कोई सवाल ना करती,
لیکن کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہ تحمل اور ٹھنڈے دماغ سے اوسی پوری بات سمجھا دے، تاکہ اگر آگے بھی اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات آئے تو وہ اوسی سوچ سوچ کر پریشان ہونے کے بجائے پوچھ کر کلیئر کر لے۔ ہاں، اوسی سمجھانا تھوڑا مشکل ضرور ہو سکتا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی ناممکن بات نہیں تھی کہ کی ہی نہ جا سکے۔ گڑیا جب کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ ابھی وہ خاموش سی بیٹھی ہی تھی کہ گاڑی میں عمار کی میچور سی آواز ابھری تھی۔ وہ اس وقت کافی سیریس تھا، جو کہ وہ کافی کم ہی ہوتا تھا، بلکہ اوغنون سیریس بندے کا سیریس ہونا کسی کرامات سے کم نہیں تھا، اور کرامات آسانی سے تو نہیں ہوا کرتے۔ تو پھر کیا میں ان کے پاس نہیں جا سکتی؟ اس نے جیسے ایک نیا حل تجویز کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، عمار نے سنجیدگی سے ایمن کی بات کاٹی تھی۔ گڑیا، کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کیا یسرا نے کوئی بات کہی ہے تم سے؟ اس نے جاننا چاہا تھا کہ آج اچانک وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اوسی شک بھی گزرا تھا، کہیں یسرا نے تو ایمن سے کوئی فضول بات نہیں کی۔ اگر یسرا نے کچھ کہا تھا تو آج اس کی خیر نہیں تھی عمار کے ہاتھوں۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ چھوڑی عمار بھائی، اب بتائے نا، آخر میں کیوں ماما بابا کے پاس نہیں جا سکتی؟ اس نے پھر سے وہی سے سوال کا سلسلہ جوڑ لیا تھا، جبکہ اپنی گڑیا کے منہ سے ایک بار پھر دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے والی بات سن کر عمار کا دل شدید دکھا تھا۔ وہ کیوں کر رہی تھی اس طرح کی باتیں؟ ایمن نے چاہے انکار کر دیا تھا، لیکن عمار کو اندازہ تھا ضرور کوئی بات معمول سے ہٹ کر ہوئی تھی، تب ہی وہ اتنی بجھی سی تھی، ورنہ وہ بہت کم اس طرح کی پھر اپنے والدین کے متعلق بات کرتے ہوئے یوں اداس ہوا کرتی تھی، کیونکہ پاس ان کے جایا جاتا ہے جو دور ہوں، اور وہ تو تمہارے بالکل پاس ہیں، اس لیے تمہیں ان سے ملنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کیسے ایمن الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ عمار کے توقع کے بالکل برعکس جواب دینے پر اوسی اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے ماما بابا کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس اس کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن وہ ان کے پاس جا سکتی تھی۔ ایک بار اس نے سائیکا پیپا کو کہتے سنا تھا کہ جیسے وہ ان کے بھائی کو کھا چکی ہے، اسی طرح خود کیوں ان کے پاس نہیں چلی جاتی؟ ویسے بھی ہر روز لاکھوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آخر کیوں ان میں شامل نہیں ہو جاتی؟ اس نے مختلف طریقوں سے اس بات کا مطلب معلوم کیا تھا، اور اسی تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی اگر جہاں اس کے ماما بابا ہیں وہاں چلی جائے تو وہ ان سے مل سکتی ہے، لیکن اب بھی اسی صرف اتنا ہی معلوم تھا، اور آدھی بات کا پتہ ہونا کئی بار بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی زبان سے نہایت جہالت بھرے الفاظ نکالتی، سکون سے منظر سے ہٹ چکی تھی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہوتا کہ وہ الفاظ وہ زہریلے الفاظ کسی کے سماعتوں میں گلتے اسی اور اس کے ساتھ والوں کو کتنی اذیتوں سے دو چار کیا ہوگا، کسی کی محرومیوں کو اس کا جرم بنا دینا۔ آخر کیوں کرتے ہیں ایسا کچھ سنگ دل لوگ؟ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کیسے؟ سوال کا جواب دیے بنا سامنے سے بھی سوال کیا گیا تھا، جبکہ مقابل کے کہنے پر اس لڑکی نے بے چینی اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت میں بے صبری سے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی، جبکہ توقع کے بالکل مطابق رد عمل پر عمار کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ جھلک دکھاتی غائب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں جس طرح کہتا جاؤ تمہیں بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ اوکے ڈن، بالکل ویسا ہی۔ عمار کے کہنے پر ایمن نے رک رک کر مسکراتے ہوئے خوشی سے بھرپور آواز میں جملہ ادا کیا تھا۔ اپنی گڑیا کے چہرے کو کھلکھلاتا دیکھ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، جیسے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہو۔ عمار کے برابر میں بیٹھی لڑکی کا چہرہ
उन चेहरों में से एक था जिन पर उदासी देखना ओस के लिए वाकई गिरा गुजरता था। उस शख्स के मुताबिक वो चेहरे मुस्कुराने के लिए ही बनाए गए थे और वो उन मुस्कुराहटों को उन मखसूस करदा चेहरों पर देखने के लिए हद से गुजर जाने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं करता था। अमार भाई, हाँ, ऐमन के ज़ोर से इसे मुखातिब करने पर वो कुछ हड़बड़ा सा अपनी सोचों से बाहर निकला था। प्लीज़ जल्दी बताएं ना, मैं किस तरह अपने मामा बाबा से मिल सकती हूँ। ऐमन की जल्दबाजी करने पर इस बार वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ था, जो कि काफ़ी एक्साइटेड सी थी। इधर देखो मेरी जानिब। अमार ने ऐमन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जबकि वो अब पूरी दिलजमी से उसकी जानिब देखती, उसके अगले अल्फाज का इंतज़ार कर रही थी। पूरी गाड़ी में एक अलग सा सुकूत छाया हुआ था, जबकि फ़िज़ा में अजीब सा सस्पेंस फैला हुआ था, जैसे हर शय बेताब हो ये जानने के लिए कि वो आखिर एक नामुमकिन को किस तरह मुमकिन करने वाला था। शायद इसका पता उस शख्स की ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज ने देना था। ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक लंबी सांस लो। उसने ऐमन को दिखाते हुए बाकायदा एक लंबी सांस हुआ के सुपुर्द की थी। अमार की बात पर वो उलझी ज़रूर थी, लेकिन फिर बना कोई सवाल किए बिल्कुल अमार की ही तरह उसने भी एक गहरी सांस खारिज की थी। एक तवील सांस लेने के बाद वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर से हटा दिया गया हो। अब अपना एक हाथ बिल्कुल इस तरह रखो जैसे मेरा रखा हुआ है। अमार ने अपना एक हाथ ले जाते सीने पर ऐन दिल के मकाम पर रखा था। एक बार फिर से ऐमन ने बना कोई सवाल किए हूबहू अमार की तरह सीधा हाथ अपने नन्हे से दिल पर रखते उसकी धड़कनों को महसूस किया था। अपनी आंखें बंद करो। ऐमन ने आहिस्ता से अपनी शहद रंग आँखों पर पलकों की झालर डाल दी थी। अमार भाई, मैं तो अभी भी यहीं पर हूँ। आपने कहा था अब की बात मानने पर मैं मामा बाबा से मिलने जा पाऊगी। ऐमन ने काफ़ी देर गुजर जाने के बाद अपनी एक आँख थोड़ी सी खोल कर देखी, लेकिन खुद को हुनूस पहले वाली जगह पर पाकर उसने अपनी दोनों आंखें तकरीबन पूरी खोली। एक एक लफ्ज़ चबाते हुए अब अमार से इस्तिफसार कर रही थी, जबकि ऐमन के यूं गुस्सा करने पर भी मुकाबिल के सुकून में रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट ने अपनी छाप छोड़ी थी। ऐमन, मैंने कहा था कि तुम्हें उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पास उनके जाया जाता है जो दूर हों, और चाचू और चाची तो कभी तुमसे दूर थे ही नहीं। क्या तुमने अपनी आंखें बंद की थीं? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो तुम्हारे पास ही तो हैं? अमार के जवाब पर वो बुरी तरह उलझन का शिकार हुई थी। अच्छा, एक बार फिर करके देखो जैसे हमने अभी किया था। आपके बताया हुआ तरीका बिल्कुल फजूल है। इस तरह हम अपने मामा बाबा से बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, और जब तुम आंखें बंद करो ना, तो तुम सिर्फ उनके बारे में सोचना। वो सुकून से उसकी बात सुनता रहा, उसके एहतिजाज बुलंद करने पर बना गौर किए। अगला हुक्म सुना चुका था, जबकि अमार को अपनी बात ना सुनती देख ऐमन ने छूटी आंखें किए शाकी निगाहों से ओसी देखा था। ओसी पूरा यकीन था अमार के दिमाग के सारे स्क्रू जंग आलूद हो चुके थे। तब ही वो इतनी ओट पिटंग बातें बड़े सीरियस अंदाज में कर रहा था, साथ ही उन फजूल बातों पर उस बेचारी से ज़बरदस्ती अमल भी करवा रहा था। वो अभी शशुपंज में मुब्तला ही थी कि अमार की ज़बरदस्त घूरी पर उसने फ़ौरन निहायत फरमाबरदारी दिखाते हुए उसके हुक्म पर अमल किया था। वो आंखें बंद कर चुकी थी, पर चेहरे पर ज़बरदस्ती किए जाने की वजह से बिगड़े हुए तासुरात हुनूस कायम थे। लेकिन कुछ ही लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद हर सेकंड के साथ ऐमन के चेहरे पर एक अलग रंग आ रहा था। उसने आंखें बंद कर अभी अपना सारा ध्यान हरकत करते कल्ब की जानिब मबजूल किया ही था कि बेसाख्ता दो शफ़ीक हस्तियों के खैर करदा मुस्कराहट से मालो माल चेहरे
ओस की शहद रंग आँखों के पर्दे पर पूरी आब उताब से विराजमान हुए थे। माँ, मामा, बा, माँ। अचानक ही आँखों पर पलकों का पर्दा गिराए उस लड़की के आपस में पोस्त लबों ने तोड़ तोड़कर बेयकीनी के आलम में सी हरजदा सी हालत में अल्फाज अदा होते हुए समातों से टकराते ये बताने के लिए काफ़ी थे। आखिरकार वो अपनी उल्टी हरकतों से ऐमन को टेढ़े मड़ई रास्ते पर चलाता ओस की मंजिल पर बना किसी जदूजहद के पहुंचा ही चुका था। उस लड़की के अंदर थोड़ी देर पहले की तरह बेजारी दौन-दनी से भी नहीं मिलनी थी, जबकि एक ही पोजीशन में कायम रहने के बावजूद उसके छोटे से चेहरे के बिगड़े तासुरात की जगह अब जबीन पर मासूम सी नरमो मुलायम मुस्कान ने अज़ खुद उसके जबीन पर बेखुदी के आलम में तवाफ़ किया था। अमार भाई, मुझे वाकई मामा बाबा दुखे थे, लेकिन लोग तो कहते हैं वो बहुत दूर चले गए, जहाँ से कभी भी नहीं मिलने आ सकते। वो शुरू में पुरजोश सी होती, आखिर तक आते फिर से कुछ शशुपंज में मुब्तला हो गई थी। ऐमन, तुम्हें मालूम है चाचू चाची तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन क्या तुम भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करती हो? अमार ने आखिरी जुमला कुछ इस अंदाज में दरमियानी वक्फा लेते हुए अदा किया था, जैसे कोई माहिर एंकर हेडलाइन को इतने सनसनीखेज तरीके से बताता है के बावजूद मालूम होते हुए भी कि वो राय को पहाड़ बनाकर पेश कर रहा है। हेडलाइन पूरी होने से पहले सुनने वाले दिल पर हाथ रखे खैरू आफियत की दुआएं मांग लेते हैं। कुछ यही हाल आखिर जुमला को सवाल के तौर पर इस्तेमाल करते अमार हसन अहमर का भी था। बिल्कुल, हम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐमन ने एक अज़्म से हाथों को पूरी तरह खोलकर अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। मालूम है गुड़िया, जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत हम अपने पूरे दिल से करते हैं, और जिनसे हमें सच्ची बेलोस मोहब्बत होती है ना, तो फिर वो शख्स हमारे दिल में काफ़ी ऊंची जगह पर क़याम पज़ीर हो जाता है, जिस तरह चाचू चाची तुम्हारे दिल में है और हमेशा रहेगे ना। एक बार फिर जुमले पर जोर देते हुए अमार ने तस्दीक चाहती सवालिया नज़रों से ऐमन की तरफ देखा था, जबकि तुम्हें मालूम हो चुका है कि चाचू और चाची तुम्हारे बिल्कुल पास तुम्हारे दिल में मौजूद हैं, और उनसे मिलने के लिए तुम्हें कई जहान के सफ़र नहीं करने, सिर्फ हाथ को ज़हमत देते हुए उन्हें अपने दिल में महसूस करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा तुम यूं हम सब से दूर जाने की बातें बिल्कुल नहीं करोगी, और कभी ऐसा ख्याल भी ज़हन में नहीं लाओगी। ऐमन के इस बात में सर हिलाकर अमार को यकीन दिलाने पर कि वाकई उसके वालिदैन उसके दिल में है और हमेशा रहेंगे, अमार ने कुछ सेकंड का वक्फा लेते हुए नर्म लहजे में रसानियत से इसे समझाना चाहा था, जबकि आखिर तक उसका लहजा नर्म से हल्के सख्त और हुक्मिया हो गया था। उसके बात को पूरे करने हुक्म लागू करने के बाद मुकाबिल की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। शायद वो उसके हुक्म को बना किसी एतराज़ के मान भी चुकी थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। गई काम से। अभी वो ऊपर की जानिब एन नाया के पास जा ही रही थी कि हिस्बे आदत चीज़ों से उलझकर अपनी गिरने की रवायत को बरकरार रखते हुए बिचारी ऐमन का बुरी तरह पीर फिसला था। एक बार को तो उसका दिल किया कि फर्श से सलामी पेश करने से पहले ही कहीं किसी दीवार पर जाकर जोर से अपना सर पेट ले, लेकिन इस अंदाज में कि सर पर एक खराश भी ना आए और सुई के बराबर तकलीफ होने दर्द महसूस करने का तो सवाल ही किसी फहरिस्त में ना आने।